प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम काव्य गुण का अध्ययन कर चुके हैं और इसमें हमने जानकारी प्राप्त की थी काव्य गुणों के अंतर्गत काव्य गुण से अभिप्राय, प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं, काव्य गुण कितने होते हैं और उनके उदाहरण। इसी श्रृंखला में हम काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। आज के इसी लेक्चर वीडियो में हम काव्य दोष से अभिप्राय, विभिन्न विद्वानों के मत कि उन्होंने कितने काव्य दोष स्वीकार किए गए हैं और उसी के आधार पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्वानों ने काव्य दोषों से क्या अभिप्राय माना है, उनकी कितनी संख्या मानी है, तो इनका अध्ययन हम आज के इस लेक्चर वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने पूर्व में बताया था कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसके गुणों से, इसी प्रकार से काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है काव्य दोषों से। काव्य दोष काव्य के अपकर्ष का कारण बनते हैं। इसीलिए यदि उत्तम काव्य के लिए गुणों का होना आवश्यक है तो वहाँ दोषाभाव का होना भी आवश्यक है। इसीलिए संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने दोषों के अभाव को गुण माना है, अर्थात जिस काव्य में दोष नहीं है तो उसका वो दोष न होना ही उसका गुण है, यानी कि वह काव्य गुणों से पूर्ण है। किसी भी प्रकार से शब्द, अर्थ, रस आदि में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती वहाँ। सर्वप्रथम संस्कृत के आचार्यों ने काव्य दोषों के संबंध में अपने मत प्रकट किए थे। उन्हीं के विचारों का अनुकरण करते हुए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने काव्य दोषों संबंधी धारणा को अभिव्यक्त किया। सर्वप्रथम दंडी के अनुसार इन्होंने काव्य दोष से अभिप्राय माना है महान निर्दोषिता गुणा। इसी प्रकार से आचार्य भरत मुनि गुण को दोष का उल्टा मानते हैं। प्राय सभी आचार्य दोषों के अभाव को उत्तम काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को काव्य में एक भी सदोष पद स्वीकार नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय विद्यार्थियों कि कौन से विद्वान हैं जिन्होंने एक भी दोष होना काव्य में उचित नहीं माना, तो वे विद्वान हैं ब्राह्मण। आचार्य मम्मट ने मुख्य अर्थ के अपकर्ष को दोष कहा है, अर्थात जहाँ पर हम किसी काव्य का अर्थ मुख्य आशय ग्रहण करते हैं लेकिन उस आशय को या उस अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है या उस मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है तो वही दोष कहलाता है। मुख्यार्थ का आशय यहाँ पर है प्रिय विद्यार्थियों रस, अर्थात काव्य को पढ़ने से या सुनने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद को रस कहते हैं। जब हमें इस रस की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो वही रस का अपकर्ष ही काव्य दोष है। हिंदी साहित्य के जो आचार्य हैं उन्होंने संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्हीं के आधारों पर काव्य दोषों का विवेचन किया है। जैसे हिंदी के केशव दास हैं, वह कवि प्रिया में कहते हैं दूषण सहित कवित्व से बचना चाहिए, अर्थात दोषों से युक्त कविता से हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार से चिंतामणि क्या कहते हैं, कवि कुल कल्पतरु में वह अपने इस ग्रंथ में कहते हैं कि शब्द और रस के विघातक तत्वों को दोष कहते हैं। यहाँ पर विघातक लिखा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, यह विघातक है, यानी कि उसका घात करने वाले, शब्द और रस के सौंदर्य को नष्ट करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं। शब्द अर्थ रस को जो इत देखी परे अपकर्ष, दीन कहत है ताकि को सुने घटत है हर्ष। कुलपति मिश्र के अनुसार
रस निष्पत्ति का बाधक तत्व ही दोष है। शब्द अर्थ को प्रकट है, रस समझन नहीं दे, सो दूषण तन मन बिथा, जो को हरि ले। काव्य स्वाद में बाधक उद्वेग जनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। उद्वेग जनक को दोष है। ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। दोष शब्द अर्थ और रस इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाता है और काव्यानंद में व्याघात पड़ता है। इसीलिए दोषहीन काव्य को उत्तम काव्य माना गया है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी के आचार्यों की दोष विषयक मान्यता संस्कृत काव्य शास्त्रों की उपजीवी है। अर्थात हिंदी के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने जो काव्य दोष से संबंधित जो धारणा है उसका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है। संस्कृत के जो आचार्य हैं वे हैं, उन्होंने उन्हीं के आधार पर काव्य दोषों संबंधी धारणा का विवेचन किया है। इन हिंदी के आचार्यों ने मुख्यात के बाधक तत्वों के रूप में काव्य दोषों को स्वीकार किया है। दोष भेदों की संख्या भरत के समय केवल 10 थी। महम्मद तक पहुँचते पहुँचते यह संख्या 70 तक पहुँच गई। इन दोनों आचार्यों के मध्य भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, महिम भट्ट और भोजराज आदि ने विभिन्न दोषों का निरूपण किया। अतः इन सभी विद्वानों या कह सकते हैं इन सभी आचार्यों द्वारा काव्य दोषों की जो संख्या बताई गई है उनके आधार पर काव्य दोषों का वर्गीकरण हम 3 वर्गों के अंतर्गत कर सकते हैं। अर्थात भी जितने भी हैं, अगर 70 हैं, 80 हैं, 50 हैं या 10 हैं या 20 हैं, उन काव्य दोषों की श्रेणियाँ निर्धारित कर दी और ये श्रेणियाँ 3 वर्ग थे, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। सर्वप्रथम शब्द दोष। शब्द दोष के अंतर्गत पद, शब्द, वाक्य दोष आते हैं। अर्थात जब किसी काव्य के पद में या शब्द में या वाक्य में दोष हो तो वह शब्द दोष कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से दोष आते हैं प्रिय विद्यार्थी? इसमें आते हैं श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, अश्लीलत्व, क्लिष्टत्व। यहाँ पर क्लिष्टता लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होगा क्लिष्टत्व दोष आते हैं। इसी प्रकार से अर्थ दोष, अर्थात जब किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ ग्रहण करने में जो बाधा आती है उसको अर्थ दोष के अंतर्गत लेते हैं। जैसे ग्राम्यत्व, दुष्क्रमत्व, पुनरुक्ति आदि दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आते हैं। और रस दोष से अभिप्राय है कि प्रिय विद्यार्थियों, काव्य का उद्देश्य ही क्या होता है? रसास्वादन, यानी कि रस का आस्वादन करना, आनंद को प्राप्त करना। जब इस रसास्वादन में किसी भी प्रकार का व्यवधान या बाधा आती है तो उसको रस दोष कहा जाता है। भाव विभाव, यहाँ पर विभाग लिख दिया है, विभाव होगा यह भाव विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या कह सकते हैं आदि का, और जहाँ पर उचित विवेचन न हो वहाँ पर रस दोष कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर के अंतर्गत हमने काव्य दोष से अभिप्राय विभिन्न विद्वानों द्वारा काव्य दोषों के संबंध में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं वे हिंदी आचार्यों द्वारा काव्य दोषों से क्या अभिप्राय है, काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी गई है, कितने वर्गों के अंतर्गत इसको विभक्त किया गया है, इसका अध्ययन हमने आज के इस ई लेक्चर वीडियो के अंतर्गत किया। कल मैं इसके अगले भाग के अंतर्गत ये जो 3 वर्गीकरण किया गया है दोषों का, काव्य दोषों का, शब्द, अर्थ और रस, इसके अंतर्गत जो जो दोष आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे श्रुति कटुत्व का, च्युत संस्कृति का, ग्राम्यत्व का, दुष्क्रमत्व का आदि जो प्रमुख काव्य दोष हैं उनका अध्ययन हम अगली ये लेक्चर वीडियो के अंतर्गत करेंगे।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस ई लेक्चर वीडियो के अंतर्गत आपको यह पीडीएफ के रूप में आपको जो भी लेक्चर है वह पढ़ाती हूँ। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप अपने नोट्स साथ के साथ तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह जो ई लेक्चर वीडियो है इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनें, और यह जो वीडियो के अंतर्गत जो भी पीडीएफ है उसको आप ध्यान से देखें, उसको आप अपने नोट्स बनाएं। तो इसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी कि जो मैं कह रही हूँ आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह जो लिखा हुआ था मैम ने क्या कहा। तो इन दोनों के आधार पर आप अपने नोट्स तैयार करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस ई लेक्चर वीडियो के अंतर्गत हमने जो काव्य दोषों के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी वह आपको बड़ी ही सरल समझाने का मैंने कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा और आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। धन्यवाद।